सारण के वर्तमान एमएलसी सच्चिदानंद जी हमारे साथ हैं और ये महाराजगंज लोकसभा के लिए सबसे बड़ा अपडेट दे चुके हैं कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। क्योंकि किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला, ये अपने स्वयं निर्दलीय लड़ना चाहते हैं। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे है कि आप मतलब निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? मैंने अब हम टिकट नहीं मिला वाली बात नहीं, मैं टिकट मांगने ही नहीं गया था, तो मिलने का सवाल ही नहीं है। मैंने दोनों गठबंधनों को यही सुझाव दिया था कि अच्छे लोगों को टिकट दीजिए, ऐसे लोगों को टिकट दीजिए जिससे कि बिहार की जनता के पास में, महाराजगंज की जनता के पास में एक बेहतर विकल्प चुनने का अवसर रहे। ठीक है, आपने देखा जो 10 वर्ष से सांसद हैं और जिससे यहाँ की जनता खुश नहीं है, उनको पुनः टिकट दे दिया गया उसी पार्टी के द्वारा, जिस पार्टी को विश्वास है कि उनके नेता के नाम पर बार बार वोट मिलता रहेगा। तो आखिर प्रतिनिधि किस लिए चुनते हैं? अगर नेता ही को चुनना होता तो नेता ही सीधे चुन लेते, या नेता ही आके यहाँ पर खड़ा हो गए होते जैसे बनारस में खड़ा होते हैं। अगर महाराजगंज का नेता अगर अपने प्रतिनिधि का होने का दायित्व नहीं पूरा कर रहा है तो उसको बदलिए, किसी दूसरे का प्रतिनिधि बनवाइए। तो ऐसा हुआ नहीं। जो प्रतिपक्ष है महागठबंधन, उधर से भी कुछ इसी तरह के आवाज़ सुनने को आ रही है कि साइबेरिया से कोई पक्षी बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये बताइए कि महाराजगंज क्यों इतना, महाराज की जनता क्यों इतनी मजबूर हो कि हमको दो नापसंद लोगों में से किसी एक को पसंद करना पड़ेगा? उनके पास ज़रूर एक विकल्प होना चाहिए जिसको पसंद करना चाहें तो पसंद कर सकते हैं। और इसी तरह का मेरे पास में जो सुझाव आया, दबाव आया, आग्रह आया, और हमारे खास करके मित्रों, सहयोगियों, समर्थकों, भाइयों के सबके यहाँ से, तो उनके कहने पर फिर मैंने अपना नाम आगे बढ़ाया। मैंने ज़रूर ये कहा है कि अगर आपको विकल्प की तलाश है तो एक विकल्प के रूप में मैं भी आपके बीच हूँ। बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री कहा जाता है और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के युवा जितने भी हैं वो मजदूरी करने के लिए अलग अलग प्रदेशों में पलायन करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि बिहार की जनता, महाराजगंज लोकसभा की जनता अगर आपको चुनती है तो आपका सबसे पहला कदम क्या होगा? बिल्कुल, ये तो बड़ा जो आप पूछते तो मैं यही कहता कि सबसे पहले यहाँ के पलायन को रोकना ज़रूरी है। अब पलायन को रोकने के लिए यहाँ पर आपको, ठीक है, मजदूर भी अगर हैं तो उनको मजदूरी करने का यहीं घर के पास काम मिलना चाहिए, उतना दूर को जाना चाहिए। और अब तो अपने पढ़ाया लिखाया ज़्यादा नहीं है तो मजदूरी ही करेंगे बेचारे। देखिए, मजदूरी करने के लिए उनको बिहार क्यों छोड़ना पड़ता है? बिहार के अंदर ही क्यों नहीं कल कारखाने लग सकते हैं, धंधे हो सकते हैं? ये तो बिहार सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। मैं किसी केंद्र सरकार को उसके नहीं कहूँगा, केंद्र सरकार को तो करना ही चाहिए, बिहार सरकार को भी इस पर काम करना चाहिए कि यहाँ पर इतने कल कारखाने खुले, ऐसे रोज़गार के मौके मिले ताकि बिहार के बच्चों को जो है रोज़गार करने के लिए, मजदूरी करने के लिए कम से कम बिहार के बाहर न जाना पड़े। अच्छा, एक मेरा सवाल है, आप बाल मजदूरी पर क्या कहिए? चूँकि हम लोग जैसे शहर में निकलते हैं, गांव में घूमते हैं तो देखते हैं कि छोटे छोटे 10 साल 8 साल के बच्चे जो हैं वो शहर में देखते हैं तो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, गैरेज में काम करते हैं, किराना स्टोर पे काम करते हैं, साइकिल की दुकान पे काम करते हैं। तो ये बाल मजदूरी के विषय में आप क्या कहिएगा? कहीं ना कहीं उनके गर्जीवन के पास वो उचित रोजगार नहीं है जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, इसीलिए बाल अवस्था में बच्चों को कहीं ना कहीं काम पर भेज देते हैं। इसके लिए आप क्या अपील करिए? ऐसा जो बाल मजदूरी वाली समस्या जो है उन्हीं परिवारों में देखी जा रही है जिन परिवारों में खाने का जुगाड़ नहीं है, अपने गरीबी बहुत है। अब तो मोदी जी 5 किलो अनाज दे भी देने, 4 किलो तो मिल ही जाता है, तो उनको कम से कम पेट भरने के लिए तो बाहर जाने की ज़रूरत अब नहीं रही। लेकिन हुआ क्या है कि पता नहीं हमारे बिहार के लोगों को क्या लग गया कि भले ही बच्चे का ठीक से पालन पोषण ना करें, बच्चे हमारे बहुत होने चाहिए। तो एक आबादी में जो विस्फोट हुआ है उसका भी कारण है कि वैसे लोग ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं जो ठीक से भरण पोषण नहीं कर सकते। तो उनको भी थोड़ा जिम्मेवार होने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ समाज को भी जिम्मेवार होना पड़ेगा कि बच्चों को ऐसे काम में न लगाएं जो काम उन्हें नहीं करना चाहिए। और लेकिन एक बात लीजिएगा तो सामाजिक बात है कि अगर वो नहीं काम करेंगे तो या तो खाएंगे क्या बेचारे? ये भी बात सही, वो भी सही है। तो ये एक विशियस साइकिल है, इस पर सरकार को काम करना चाहिए। कानून बनाने से नहीं होगा, बाल संरक्षण की और योजनाएं बनानी चाहिए। मैंने कहा ना, जब शैक्षणिक संस्थान अपना काम करने लगेंगे, जब ये बच्चे योग्य बनने लगेंगे तो फिर ये बात ख़त्म हो जाएगी। माँ पढ़ लिख लेगी ना तो कभी इतना बच्चा पैदा नहीं करेगी। हमारे सबसे बड़ी बात क्या है कि अनपढ़ माताएँ बहुत हैं। हमारे विद्यालय का मोटो ही है, हम यहाँ लड़कियों को फ्री शिक्षा देते हैं ताकि वो एक उत्तम माँ बन सकें। तो एक तो बच्चों के मामले में
सजग रहेंगी कि उनके बच्चे भी पढ़े लिखे हों, तो जितना उनकी क्षमता होगी उसी हिसाब से बच्चों को पृथ्वी पर ले आएंगी, तो फिर उनका बढ़िया से पालन पोषण करके उनको अच्छी शिक्षा देकर योग्य नागरिक भी बनाने का काम करेंगी। तो हमारे लड़कियों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए कुछ योजनाएं सरकार को और बढ़ानी चाहिए। सांसद के रूप में मेरा बहुत जो महत्वपूर्ण जो कदम होगा उसी दिशा में होगा। मैं यहाँ पर विधान पार्षद में काम करता हूँ, विद्यालय में पढ़ने का। और देखिएगा जब बाहर निकलिएगा तो एक पीला रंग का मकान है 3 तल्ले का, वहाँ प्रधानमंत्री कौशल केंद्र हुआ करता था। अभी भी प्रधानमंत्री कौशल केंद्र है, लेकिन अभी कुछ परिवर्तन हो रहा है। वहाँ पर कुछ और योजनाएं जिससे कि अधिक से अधिक गरीब घर के बच्चे आकर कम समय में प्रशिक्षित होकर कोई रोजगार ले सकें, उसकी भी योजना मैं यहाँ पर शुरू करने जा रहा हूँ। और ऐसे अभी तक तो खैर हज़ारों की संख्या में जा चुके हैं यहाँ से प्रशिक्षित होकर, लेकिन वो रोजगार कहीं जाके बाहर दूसरे राज्य में कर रहे हैं। अब हमारी ये फोकस है कि प्रशिक्षित होकर लोग यहीं पर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सच्चिदानंद जी का बात आपको कैसा लगा, इनके विचार कैसा लगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि जो भी मोटिव है ये अपने बिहार के महाराजगंज के जो भी संसदीय क्षेत्र है वहाँ तक अपनी बातों को पहुँचा सके। जय हिंद।